अदर प्रॉपर्टीज में जैसे अपन को लिखना है, अब अपन बहुत ज्यादा, क्योंकि काफी सारे मतलब डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस करना होता है, लेकिन अपन जैसे अपन लिखते हैं ऑक्साइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ऑक्साइड्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक भी होते हैं। सो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स shows periodic trends भी शो करता है। कैसे? तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर अपन बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। बेसिक कैरेक्टर जो होता है ऑक्साइड का वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है एंड इट डिक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS, फ्रॉम LHS टू RHS। अब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। पहले अपन एक बार देख लेते हैं कैसे। सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में अगर अपन चेक करेंगे तो जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, देन विल राइट दैट फास्फोरस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है और क्लोरीन ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अगर चेक करेंगे तो these two are basic, this is amphoteric and this is acidic in nature। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स यहाँ ज्यादा बेसिक होते हैं और फिर उसके बाद डिक्रीज होता जाता है। तो बेस है, ये ना एसिड है ना बेस है, ये सारे के सारे एसिड्स हैं। और ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, ये ज्यादा एसिडिक होगा इससे, ज्यादा एसिडिक है इससे, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, ये कम बेसिक होगा इससे, क्योंकि यहाँ से यहाँ बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिक होगा। या रिलेटिवली भी बोल सकते हैं कि भाई ये कम बेसिक है इससे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो जो खुद ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, लेकिन अगर एसिड से रिएक्ट करोगे तो बेस जैसे बिहेव करेगा, लेकिन अगर बेस से रिएक्ट करोगे तो एसिड जैसे बिहेव करेगा। दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मींस which act as a acid when treated with the base, and will act as a base when treated with acid, तो आप एसिड से रिएक्ट करोगे। तो जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, एसिड बेस रिएक्शन तो अपन ने बहुत सारे देखे हुए हैं। अगर अपन Al2O3 व्हिच इज एम्फोटेरिक, ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, AlCl3 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा, we can write like this। और ये बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो ये यहां पर ये बेस है और ये एसिड है। और अगर अपन इसी को इधर रिएक्ट करेंगे Al2O3 को, तो यहां पर ये एसिड है, क्योंकि मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करने वाला हूं। तो बेस के साथ जब आप इसे रिएक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म NaAlO2, इसको अपन सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं।
प्लस H2 लिमिटेड होता है इसमें। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे अपन, तो ट्वाइस ऑफ सोडियम हो जाएगा, तो विल राइट लाइक दिस। ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, दैट इज Al2O3 था, तो अपन इसको सोडियम एलिमिनेट बैलेंस करेंगे, तो इसको ट्वाइस लेना पड़ेगा, ट्वाइस लेना पड़ेगा, तो ये ट्वाइस हो गया, Al2 हो गया, और क्या हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 इधर है 3 इधर है, तो 1 ऑक्सीजन इधर एक्स्ट्रा हो गया। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा, तो विल राइट दैट सोडियम एलिमिनेट को रिएक्ट करेंगे, तो अपन को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहिए। सोडियम बैलेंस है ना, बैलेंस है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अपन को वाटर से इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन बचा, ये लगा, ये बैलेंस है, ये बन गया। तो सर हाँ बोलो। सर वो उसका सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट ना? हाँ एल्यूमिनेट। तो अब ये एसिड है और ये बेस है, मतलब एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड के साथ बेस जैसे रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ एसिड जैसे। अब जब भी कभी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ, कभी भी किसी भी पीरियड में अगर बेस से एसिड बनेंगे, अगर अपन LHS से RHS की तरफ जाएंगे तो बेस से एसिड बनेंगे ऑक्साइड्स के, तो बीच में एम्फोटेरिक जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी एसिड, कोई भी ग्रुप हो या फिर कोई भी पीरियड्स हो। अब जैसे अपन पीरियड की बात करें, अपन ने ये तो ग्रुप की बात कर ली, तो ये तो एक पीरियड था जो अपन ने डिस्कस किया, जो अपन ने डिस्कस किया। अब अगर अपन ग्रुप की बात करते हैं, सपोज किसी ग्रुप की में अपन लेते हैं, ग्रुप में तो अपन कहेंगे भाई देखो, ग्रुप में लिथियम ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा, पोटेशियम ऑक्साइड होगा, रुबिडियम ऑक्साइड होगा और सीजियम ऑक्साइड होगा। दीज आर मतलब विल से दैट ऑक्साइड। अच्छा इसमें भी नहीं थे 6 ऑक्सीजन एटम। तो Al2O3 को अगर अपन HCl से रिएक्ट करेंगे तो अपने पास वाटर आना चाहिए ना, कितना वाटर है, 6 HCl है, ट्वाइस AlCl3 है, ये 4 आएगा। मतलब मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, वो बैलेंस बन कर लेंगे, वो बैलेंसिंग कोई ज्यादा वो नहीं, वैसे नहीं था, टफ नहीं था, तो अपन 4 क्यों लिखे, सीधे लिख देते हैं ना। वो कह रहा है कि सर ये बैलेंस नहीं था आपका, ये लो बैलेंस हो गया। Al2O3 है तो ट्वाइस ऑफ AlCl3 हो गया और 3H2 होगा, लो भाई हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक। तो बैलेंस अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन कहेंगे भाई ग्रुप की बात करें तो राइट दैट। अब इसमें तो कोई भी मतलब यहाँ पर एसिडिक नहीं था, ये बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो पहले लिखा हुआ है आपने, टॉप टू बॉटम। और अगर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप बता रहे हो, तो अगर कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर कोई ऐसे है कि ऊपर एसिड है, जैसे ऐसे B2O3 है, Al2O3 है ना, Ga2O3 है, In2O3 है एंड Tl2O3 है, तो इसमें ये ऐसा नहीं है, ये एम्फोटेरिक, ये नॉन मेटल ऑक्साइड था, तो ये बेसिक, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा इन सब में। और ये एसिड, अगर एक ही ग्रुप में एसिड भी होते हैं ऑक्साइड और बेस भी होते हैं, तो बीच में एम्फोटेरिक 100% आएगा। अगर एक ही ग्रुप में एसिड भी होते हैं और बेस भी होते हैं तो बीच में एम्फोटेरिक जरूर आएगा, लेकिन राइट लाइक दिस, अगर एसिड बेस दोनों होते हैं तो इवन न पीरियड अगर एसिड और बेसिक दोनों ही ऑक्साइड है तो बीच में एम्फोटेरिक जरूर आएगा कहीं। तो
अभी वी कैन राइट दैट metal oxides are basic in nature. Oxides are basic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. ये जनरली वो लिख रहे हैं अपन है. Non-metal oxides are acidic in nature. और अगर oxides of non-metal है, that is oxides of metal है, are amphoteric. I'm not telling you all, ये in general लिख रहा हूँ मैं, generally in general. मतलब ये 100% श्योर नहीं लिख रहे अपन, लेकिन इन जनरल अपन बता रहे हैं कि भाई अगर मेटल ऑक्साइड होता है ना तो जनरली वो बेसिक होता है. बट ये भी तो मेटल ऑक्साइड है, ये तो एम्फोटेरिक है और वो मेटलाइट भी नहीं. तो मैंने इन जनरल लिखा कि ऐसा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा. बट मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जनरली मेटलाइट्स आ जाता है, बट यहाँ तो नहीं है. हाँ तो अपन उसको हटा लेते हैं, क्योंकि तुम गड़बड़ ना कर दो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ. मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ तो कर ही दोगे. इसमें काफी सारा पार्ट तुमको मतलब गड़बड़ करने के चांसेस थोड़े कम होंगे, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा. सर एक डाउट. बोलो. सर सारे मेटलॉइड्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि लेकिन कुछ मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स भी एम्फोटेरिक होते हैं. हाँ सर, बट जो मेटलॉइड्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो एम्फोटेरिक ही होते हैं हर बार. नहीं, ऐसे 100% श्योर नहीं होता, इसलिए इन जनरल कहा मैंने. प्लूटोनियम ऑक्साइड इज नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, इट्स बेसिक इन नेचर. इसलिए तो हटाया मैंने, ओके सर. वरना अच्छा खासा सेंटेंस लिखा तो था. क्योंकि उतना फिर तुम याद नहीं रख पाओगे ना. मुझे मतलब मेरा ये है कि भाई मैं तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मुझे सारी चीजें पता रहती. तो अगर तुम गड़बड़ करोगे तो किसी जगह तो फिर मैं हटा दूंगा उस सेंटेंस को. बट हाँ, एक बात दिमाग में हमेशा आ गया तुम्हारे कि सबने कभी ना कभी ये तो कहा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड. अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ये तो हो जाएगा ना कि मेटलॉइड्स अगर हैं तो एम्फोटेरिक के बारे में सोचा जा सकता है. ठीक है. अब अपन कहेंगे ऑक्साइड्स में ना, तो एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अपन ने चेक किया, और अब अपन चेक करते हैं एग्जाम्पल्स. अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल की. तो एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स. न्यूट्रल ऑक्साइड्स ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2. वाटर में आता है. दे न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ठीक है, वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड जो होता है वो बेरिलियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, टिन ऑक्साइड होगा, डाइऑक्साइड भी होगा, लेड ऑक्साइड भी होगा और लेड डाइऑक्साइड भी होगा. अपन को अभी इतने ही पढ़ने हैं, इससे ज्यादा होते हैं. अभी इतने ही पढ़ने हैं, और जो बताया नहीं जब तक अपन उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे. आप जो बताओगे हम उसी के बारे में पता रहेगा. ये और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये, मतलब और भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन अभी अपन इतना ही पढ़ेंगे.
MnO2, CrO2, right ना, CO2, वो they are also the amphoteric oxide, but वो अपन को अभी नहीं करना। अब नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। अब अपन लिखते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो Na2, कैल्शियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मतलब जहां ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा तो अपन लिखेंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स। परऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होना चाहिए। तो K2O2 परऑक्साइड बनाएगा, RbO2 भी परऑक्साइड बनाता है, सीजियम भी परऑक्साइड बना सकता है, बेरियम भी परऑक्साइड बनाता है, स्ट्रोंशियम भी परऑक्साइड बनाएगा। इसके अलावा अपन को ट्रस्टेबल सीरीज से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तो अपन परऑक्साइड बता दें। ये भी परऑक्साइड है, बिना होगा ये भी परऑक्साइड होते हैं, अपन इनके स्ट्रक्चर भी पढ़े, ये भी परऑक्साइड है। तो मार्शल एसिड, H2SO5 भी परऑक्साइड है, वो अपन ने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड्स भी होते हैं। सुपर ऑक्साइड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज हो। तो KO2 कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, RbO2 कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, CSO2 कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। बाकी अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी कंपाउंड अपन को गिवन होगा, अगर उसमें ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज हो रहा है तो अपन उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है जैसे Fe3O4 है, जिसमें 2 टाइप के ऑक्साइड मिक्स होते हैं, उसको अपन मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। तो मिक्स्ड ऑक्साइड Mn3O4 भी होता है, इसमें भी MnO प्लस Mn2O3। लेड ऑक्साइड भी मिक्स्ड ऑक्साइड बनाता है। इस टाइप से अपन मिक्स्ड ऑक्साइड बना सकते हैं। सर बोलो। सर मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब कोई मिक्सचर नहीं होता ना, वो बॉन्डेड ही होता ना? नहीं, कोई बॉन्ड नहीं होता उनमें, सिर्फ मिक्स करते हैं। मतलब सर वो कंपाउंड नहीं होता? नहीं, वो कंपाउंड नहीं होता, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स वो सिर्फ मिक्सचर होता है, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता वो। ये Fe2O3 कोई एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें मिक्सचर होता है 2 चीजों का, तो वो एक साथ अपन ऐसे बनता है। Acidic oxides are non-metal oxides. Non-metal oxides. And acidic strength increases from LHS to RHS. बेसिक ऑक्साइड मेटल होते हैं, तो अपन को ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, मुझे ऑक्साइड जैसे गिवन है और अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है।
ये मुझे कहना है। तो मैं आंसर के लिए क्या करूंगा, मैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स चेक करूंगा। मुझे पता है यहाँ बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब मैं इससे कैलकुलेट करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ। इन सब में सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड पे कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन। तो Cl2O7 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद सल्फर SO3, उसके बाद जब एक ही ग्रुप में दोनों प्रेजेंट हैं तो फिर टॉप वाला ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो N2O5। अगर एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट आ जाए तो उनके ऑक्साइड में, क्योंकि आपने लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, तो अपन लिखेंगे इसमें दैट इज देन P2O5। उसके बाद मैं CO2 लिखूंगा और उसके बाद मैं B2O3 लिखूंगा और फिर लास्ट में Al2O3 लिखूंगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट। जितना ज्यादा राइट हैंड साइड पे एलिमेंट होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सर डाउट। बोलो। सर जैसे अभी यहाँ पर फ्लोरीन है और क्लोरीन है, सर तो हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ LHS टू RHS इंक्रीज होता है। सर तो मतलब सर मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा सबसे पहले कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरीन या क्लोरीन की होगी। और सर हमें ये भी पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो नीचे जाते वक्त डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। सर तो उनमें से फिर अगर मैं देखूँ तो ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना सर, तो फ्लोरीन पहले नहीं आएगा। फ्लोरीन कब दिया कहाँ? सर सर मतलब क्लोरीन का ज्यादा एसिडिक होगा या फ्लोरीन का, फ्लोरीन उन एसिड दोनों बनाते में ही से नहीं कौन ना। सा? ओके सर। सर बोलो। सर अगर ऐसा कोई केस दिया होगा कि एलिमेंट टॉप वाला और उसको अगर एकदम राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट से कंपेयर करना है उनके ऑक्साइड्स को, तो फिर कौन सा चूज करेंगे? मतलब एक किससे किससे चूज करना है? सर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम कम होता है ना, तो टॉप पे जो रहेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और ये भी है कि LHS टू RHS भी बढ़ता है, तो RHS वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो टॉप वाले को अगर RHS एक्सट्रीम RHS वाले से कंपेयर करना है तो उसमें कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होगा? वो ज्यादा नहीं बन पाएंगे, वो ज्यादा नहीं बन पाएंगे। मैंने तो आपको मैक्सिमम बना दिया, वो ज्यादा नहीं बनेंगे। फिर अपन को पता रहता है, क्लास में बताया तो है, HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। रीजन अभी बोला ना, फ्लोरीन नहीं बनाता ऑक्साइड, ये मैंने क्लास में बता रखा है आपको पहले एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में। HClO4 is the strongest acid and cesium hydroxide is the strongest base. अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में चेक करेंगे तो HClO4 is the strongest acid क्योंकि वो अपने लिए एक्सट्रीम राइट पे होगा, राइट। सो HClO4 is the strongest acid, मतलब जो क्लोरीन वाला होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ब्रोमीन वाले मतलब इधर वाले जो होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे, इधर वाले वीकर होंगे। नॉन मेटल जैसे इधर Br लेता मैं, तो अगर HB ऐसे होता तो क्या करते हैं? तो ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इससे, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इन सब से। तो जो ज्यादा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, अब तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर लो ना, जो ज्यादा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। सर लेकिन बाकी के बोरॉन वगैरह तो ऊपर है ना, तो उनका तो ज्यादा होना चाहिए ना। भैया तो बोरॉन का मेटेलिक कैरेक्टर बड़ा हो जाता है ना, बोरॉन तो मेटल और नॉन मेटल जैसे दोनों ही जैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। हमने तो उसे थोड़ा सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहा, ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा कैसे हो जाएगा नॉन मेटल?
हाँ सर। अब ये भी तो ऐसे मत करो कि मतलब ऊपर है तो इसका मतलब नॉन मेटल है, राइट ना। तो बताया तो था कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बोरॉन तो जब मैं पढ़ा रहा था कोई बोल रहा था सर मेरे पीरियडिक टेबल में तो बोरॉन मेटलॉइड दे रखा है, तो इसलिए मैंने वो सेंटेंस बोला था कि बोरॉन इज अ नॉन मेटल। मतलब वो किसी किसी पीरियडिक टेबल में तो बोरॉन को मेटलॉइड दे के रखते हैं, इट्स नॉट अ नॉन मेटल। बट मैंने उसको उसी के लिए मतलब वो सेंटेंस बोला था कि बोरॉन को मेटलॉइड में नहीं रखना, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। तो इससे बड़ा क्वेश्चन तो पूछेंगे भी नहीं, मैंने तो सारा ही बता दिया आपको। और फिर मैंने आपसे कहा कि HClO4 is strongest acid and cesium hydroxide is जिसमें मतलब cesium hydroxide इसलिए मैं strongest बेस बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है, और इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि HF4 नहीं बना सकता ये। तो फिर ऐसे भी होता है कि मान लो मेरी मर्जी में ऐसे है, बताओ अब बताओ क्या करें, अब कौन ज्यादा एसिड है। तो जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर एक ही एलिमेंट में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक ही एलिमेंट में अगर परसेंटेज ऑफ राइट ना, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। in an element in oxides of element, in oxides of element acidic, so as the percentage of oxygen increases, oxygen increases, acidic strength increases. तो अपन कहेंगे अच्छा एग्जांपल लिख लो, मतलब SO3 is more acidic than SO2. Cl2O is more acidic than less acidic than है क्योंकि उसमें परसेंटेज कम है। Cl2O is less acidic than Cl2O3 is less acidic than Cl2O5 is less acidic than Cl2O7. सर बोलो। सर इसमें फिर जो दूसरा आइटम है ऑक्सीजन के बिना अलावा उसका नंबर सेम होना चाहिए ना फिर। ये क्या लिखा? हाँ सर। अपन एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट है तो अपन इसे चेक करेंगे। नहीं सर, नंबर ऑफ एटम्स उसके एलिमेंट। नहीं, अलग भी होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। सर फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अरे यार तू भी ना, दोनों में कंपेयर कर लेना भाई, एटम में कंपेयर कर लो। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, इसमें ऑक्सीजन कितना है 7/2 का रेशियो है, इधर 5/2 का रेशियो है, तो एलिमेंट देख ले, अगर कहीं 1 होता तो लिख देता 3/2 का, 3/1 का रेशियो लिख लो अगर ऐसे लिखते हैं आप तो। ओके सर, समझा। तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लगता है जल्दी ज्यादा बढ़ा दिया, बस इतना ही ऑक्साइड में बस हो गया खत्म ऑक्साइड्स। अब हाइड्रेट्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स में एक और अब एक जगह है तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, बाकी खत्म करो ऑक्साइड्स, है ना, क्योंकि एक साथ ज्यादा पढ़ाना भी खतरनाक होता है, ठीक है, इसलिए रुकेंगे अपन ऑक्साइड्स में।
MnO लिखते हैं अपन, Mn2O3 लिखते हैं, MnO2 लिखते हैं, Mn2O5 लिखते हैं, MnO3 लिखते हैं, Mn2O7 लिखते हैं डायरेक्टली। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो एसिडिक होगा। MnO2 इज एम्फोटेरिक। MnO2 इज एम्फोटेरिक। अब इसमें अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो एसिडिक हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर कम होगा तो बेसिक होगा। लेकिन ऐसा मेटल ऑक्साइड भी पॉसिबल है, नॉन मेटल ऑक्साइड तो सारे ही एसिडिक होते हैं, वहां पॉसिबल नहीं है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो MnO2 इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अगर उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एसिड हो जाएगा, और कम होगा तो बेसिक हो जाएगा। सर आपको वो कैसे पता चला कि वो एम्फोटेरिक है? वो तुम्हें पता होना चाहिए एम्फोटेरिक है। वो तुम्हें पता होना चाहिए पहले से भी एम्फोटेरिक है। मैंने यहाँ बताया था कि और भी एम्फोटेरिक होते हैं, मैंने बताया नहीं, धीरे धीरे बताऊंगा। एक साथ बताने में सब गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। अब इतना तो मतलब आपको कहीं मिलेगा भी नहीं जितना अपन ने ऑक्साइड्स पढ़ लिया, ठीक है ना। शीट वीट कहीं नहीं मिलने वाला। ये भी एम्फोटेरिक में लिख दो, ये लो, अब पता हो गया। मुझे तो ऐसे पता चला ये एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, इसका मतलब एम्फोटेरिक है। भाई किसी को भी मैं कैसे बताऊंगा एम्फोटेरिक है, क्योंकि अगर वो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे तो एम्फोटेरिक होता है। तो फिर सबके केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए, इसका मतलब नहीं ऑक्साइड पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड किस किस के बनते हैं जितने मैंने अभी बताया उतने याद करो। ओके सर। दूसरा ये ऑक्साइड है, किसी के भी ऑक्साइड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, जैसे अपन Cl2O7 को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बताओ क्या बनेगा। तो अपन कहेंगे किसी को भी वाटर में डिसॉल्व करके जो बनता है वो इस पे डिपेंड करता है, ऑक्साइड पे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो वो एसिड बनाओ जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पर क्लोरिक एसिड। तो अगर मान लो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2O5 है, तो इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन कैलकुलेट करेंगे तो +5 है। तो फिर मुझे वो एसिड बनाना पड़ेगा जिसमें क्लोरीन +5 हो। मतलब किसी भी ऑक्साइड को, चाहे वो नॉन मेटल ऑक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी ऑक्साइड हो, कभी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता वाटर में डिसॉल्व करने से। और अगर वाटर में डिसॉल्व करने से सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा तो जिसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है उसका वाटर में सोल्यूशन भी ज्यादा एसिडिक होगा। तभी अपन बोलते हैं कि अगर ये ज्यादा एसिडिक है तो HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये HClO3 है। तो अगर किसी ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो कौन सा एसिड बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस ऑक्साइड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इन सबको अपने आप वाटर में डिसॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ।
अब छोटा सा एक पार्ट पढ़ते हैं अपन हाइड्रेट्स। मेटल हाइड्रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मेटल्स मतलब मैं फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप जिंक और एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं, आर बेसिक इन नेचर। Whereas non-metal hydrates are acidic in nature. तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मेटल हाइड्रेट्स। मेटल हाइड्रेट में जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, जिंक हाइड्राइड हो गया, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, लाइक दैट। ये तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो अपन ट्रस्टेबल सीरीज से बता सकते हैं। और ट्रस्टेबल सीरीज के हिसाब से तो आपने ये लिखा हुआ है, इसके बाद हाइड्रोजन पे ट्रस्ट करता है। सो अगर अपन को मेटल हाइड्रेट गिवन है तो अपन को पता है कि कौन से मेटल हाइड्रेट पे हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर अपन नॉन मेटल हाइड्रेट्स लिखेंगे तो नॉन मेटल हाइड्रेट्स में तो बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, HCl, HBr, H2S, right? We can write like this. तो नॉन मेटल हाइड्रेट अपन बहुत सारे लिख सकते हैं, HF etc. They are non-metal hydrates. They generally acidic in nature. अब अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेट्स, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, मेरे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। HCl है, HBr और HI है। इनमें अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो their acidic strength depends on bond energy. अगर इनमें से बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सबसे बड़ा बॉन्ड ये होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडाइड का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। Br का बॉन्ड लेंथ, क्योंकि Br का साइज छोटा होता है आयोडीन से, तो थोड़ा छोटा होगा, और Cl थोड़ा और छोटा होगा, और HF तो सबसे छोटा होगा। तो बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना इजीली ब्रेक भी हो जाता है, जितना छोटा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एटम ज्यादा होता है तो ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो जो बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो HI is stronger acid than HBr is stronger acid than HCl is a stronger acid than HF. तो हाइड्रेट्स का एसिडिक स्ट्रेंथ, these are called hydracids. These are called these acids without oxygen.
क्योंकि जनरली जो एसिड अपन लिखते हैं वो HNO3 होता है, H2SO4 होता है, H2CO3 होता है, लाइक दैट। इनमें ऑक्सीजन होते हैं तो इनको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रासिड्स। और ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। सो अपन इसमें लिख सकते हैं in a group the acidic strength of hydrates increases from top to bottom, increases from top to bottom to bottom due to decrease in bond strength in bond energy. बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास H2O है, मेरे पास H2S है, मेरे पास H2Se है, दे ऑल आर ऑफ द सेम ग्रुप, H2Te है और H2PO है। तो मोस्ट एसिडिक पोलोनियम इज रेडियोएक्टिव, इसलिए अपन जनरली उसे पढ़ते नहीं। तो इनमें अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है। एज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, this is right. तो हाइड्रासिड्स में अपन किसी भी ग्रुप में ये बता सकते हैं, बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स होना चाहिए। मेटल ऑक्साइड्स होगा तो दे आर बेसिक नेचर। अब जो हाइड्रोजन इजीली दे सकते हैं ना, the hydracids which donate hydrogen easily are good reducing agents। भाई हाइड्रोजन देगा तो हम रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड कर पाएंगे ना। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ इन सब में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, चल, बिकॉज वो हाइड्रोजन देगा ना। हाइड्रोजन देगा तो मैं रिएक्शन में ऐड कर पाऊंगा। सर बोलो सर, आप एक बार फिर से बता सकते हो वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, वो वाला तो इनकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम, बहुत कम है। रीजन बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होता है। सर ग्रुप वाले में, ग्रुप वाले की बात करो। ग्रुप वाले की ही बात कर रहा हूं मैं। भाई आपने ग्रुप में तो पूछो कि एक ग्रुप में मतलब क्या होगा, तो अपन ने कहा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से कर दो। ऐसे सर बता तो देना। फिर आपने वो H2O वाला जो लिखा है उसमें भी सेम वैसे ही होगा ना? उसी वजह से बताया मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके सर। एक मिनट में यहाँ लिख भी देता हूँ ना थोड़ा सा, कभी अगर जरूरत पड़ा तो आप ऐसे बता सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने पास हाइड्रासिड्स। अब इतना
अब अपन ने हाइड्रेट्स भी पढ़ लिया और थोड़ा ऑक्सी एसिड्स अभी बचा हुआ है, तो अपन पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ऑक्सी एसिड्स में। वैसे अपन को एक बात तो पता चल गया कि अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा हाइड्रा एसिड्स के बारे में, थोड़ा सा क्या सारा ही हो गया जितना अपन से पूछ सकते हैं। बाकी आप ग्रुप भी तो पढ़ोगे, एक ग्रुप हेलोजन ग्रुप में, तो और भी बताएंगे वहां पर। अभी थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना अपन को कि किसी ग्रुप में रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बताएंगे, हाइड्रा एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, सभी ग्रुप में वही होगा। ये ऑल ग्रुप्स में डिपेंड ऑन द बॉन्ड एनर्जी। अब एक अब नया टर्म पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इस वर्ड को पढ़ के अपन को कुछ तो ऐसे लग रहा है कि भाई जो इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। सो ये होता है द इनर्टनेस ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Of the pair of electron to take part in bonding. In bond is called a nut effect. Pair effect. आप देखते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। This effect is highly dominating, मतलब एग्जिस्ट करता है। डोमिनेटिंग मतलब एग्जिस्ट करेगा in the last element of 13th, 14th and 15th उसमें एग्जिस्ट करेगा। 13, 14 and 15 में एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो अपन देखते हैं 13, 14, 15 है क्या। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 13th, 14th में कार्बन होगा, 15th में नाइट्रोजन ग्रुप होगा। तो कार्बन में अपन लिखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। और नाइट्रोजन में फास्फोरस होगा, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बेस्टॉन। अगर ये वो एलिमेंट है जिनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और मेनली अगर देखा जाए तो इन्हीं में ही इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा बस। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट इनमें होता है। तो चलो देखते हैं होता क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर अपन चेक करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 p1 होता है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 2s2 p1 है, ये 3s2 p1 है, ये 4s2 p1 है, ये 5s2 p1 है, ये 6s2 p1 होगा क्योंकि ये 6 पीरियड में है। तो इनमें 6s2 p1 मतलब मैं ns2 p1 कर लेता हूँ, ये ns2 p2 कर लेंगे, ये ns2 p3 कर देंगे। अपन को पता है इसमें ns6 फॉर दिस, और अगर इसके लिए लिखोगे तो n का वैल्यू 2 वो दिख रहा है अपन को। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन तीनों की। अब अपन को एक बात पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ Tl इज, अगर अपन Tl का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे तो इट इज 81। तो Tl एटॉमिक नंबर इज 81, सो एटॉमिक नंबर ऑफ Tl इज 81 of Tl is equal to 81, ये होता है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एक बार, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करते हैं व्हाट विल बी द राइट इफेक्ट। वो अपन कैसे बता पाएंगे उसको, वो देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p
3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s और 6p। वैसे देखा जाए तो 6p तक ही आ रहा था, तो यहीं तक लिखना काफी होगा हमारे लिए। यू नो द नोट टाइम राइटिंग, आपको पता है मैं क्या करता हूँ। इधर 7sp होगा 2 2 8 8 18 18 और यहाँ पर अपन कितना हो गया, ये 20 और 18 18 कितना हो गया 36 36 प्लस 20 56 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये 20 हो गया था और 18 18 36 हो गया, तो 36 और 20 56 हो गया। अब 56 में कितना ऐड करना है, क्योंकि ये अपन को 81 तक जाना है। 56 प्लस 10 ये 14 आ जाएगा। 56 प्लस 14 अपने पास 60 हो गया, 70 हो गया, 80 और ये 81 है, इसलिए अपन ने लिखा 6:81 किया हो गया। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना इसमें, तो ये तो 5:P1 था, ये 3:P1 था। जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें, तो यहां पर 14 F इलेक्ट्रॉन आए। अगर इसमें 14 F इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपन कहेंगे देखो 81 प्रोटॉन तो है इन द न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6:P1 है और इसमें 4F10 इलेक्ट्रॉन्स है, 4F14 इलेक्ट्रॉन्स है। 14 इलेक्ट्रॉन हैज पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ना, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, strongly attracted to the nucleus, attracted to the nucleus, the nucleus. If they are strongly attracted to the nucleus, तो इनको इस एटम से हटाना मुश्किल है। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो 6 शेल में प्रेजेंट है, इनको किसी को भी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। अब अपन इस इलेक्ट्रॉन को हटा भी लें, क्योंकि ये तो पार्शियली फिल्ड है, लेकिन ये तो फुली फिल्ड हो जाएगा और Tl पे एक चार्ज भी आ जाएगा और ये बन जाएगा अपने पास 6:P0। अब फुली फिल्ड और 14 इलेक्ट्रॉन का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है आप इन इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग को भूल जाओ, लेकिन प्रोटॉन नहीं भूल सकते जो इस 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो एक तरीके से ये प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन टाइप बिहेव करते हैं 14 इसमें, इसकी वजह से जो आते हैं, क्योंकि ये स्क्रीन तो करता नहीं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि इससे एक इलेक्ट्रॉन तो चलो अपन मुश्किल से निकाल भी देते हैं, लेकिन बाकी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो अपन हटा नहीं पाते हैं या किसी को डोनेट नहीं कर पाते हैं या केमिकल रिएक्शन में इनको दे नहीं पाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स। और इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनर्टनेस की बात की मैंने, इनर्टनेस ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of 6s2 to take part in the bonding is called inert pair effect. It exists in the last element of 13th, क्योंकि last element में F इलेक्ट्रॉन है।
अगर मैं इंडियम की बात करूंगा तो वहां F इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये 5s2p1 होगा, और 5s2p1 का मतलब इधर होगा, और इधर तक फिल करूंगा मैं, मतलब इधर के बाद इधर आऊंगा, उसमें d इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं लेकिन पुअरेस्ट नहीं हो सकता, इधर पुअरेस्ट है, इसलिए इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। अब इससे क्या होगा, हमें फायदा क्या, या इससे हम क्या बताएंगे क्या, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा अगर p1 को, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, और अगर तीनों इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगा तो +3 आएगा, इसका +2 और +4 आ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके +3 और +5 आ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इन तीनों को हटाऊंगा तो +3 होगा, लेकिन इनको निकालना मुश्किल होगा क्योंकि वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं। ये हाफ फिल्ड है लेकिन अपन ने कहा इसको भी निकालना मुश्किल होगा, लेकिन इनको तो निकाल ही नहीं सकते, वो तीनों निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो उस केस में +5, जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होगा। तो इनमें जो लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि उनमें F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, F इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, they will show the inertness. This will show inertness to take part in bonding, to react with other reagents, to donate to other reagents, वो inertness show करेगा, it will not react. So अपन लिखेंगे due to presence of 14 electron in the f orbital in inertials which has poor screening effect, the valence electron of 6s2 cannot be easily right now, cannot be easily react with other reagents. अब वो मेटल है तो ऑब्वियसली बात है उनको डोनेट ही करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी मतलब आप डोनेशन की बात कर रहे हैं, reagents. Thus this pair of electron shows inertness unreactive to take part in bonding and chemical reaction. So this inertness of pair of electron is called inert pair effect. वो अपन ऊपर लिखा हुआ है। सर बोलो। इसका मतलब ये एलिमेंट्स काफी स्टेबल रहते हैं ना, मतलब ऐसे रिएक्ट नहीं करते ज्यादा। एलिमेंट नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला स्टेबल हो जाएगा, एलिमेंट तो रिएक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्ट करेगा बस, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो पाएगी। ओके सर। अब देखते हैं फिर कि भाई ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब इनर्टनेस ऑफ दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी बात है क्योंकि फॉरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट था तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। अब इससे होगा क्या वो देखते हैं। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट the stability of oxidation state
बोरोन का +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, एल्यूमिनियम के +3 से ज्यादा स्टेबल होगा, गैलियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा, इंडियम +3 ज्यादा स्टेबल होगा, टीएल +3। लेकिन अगर अपन +1 स्टेट की बात करें तो +1 ऑफ दिस विल बी मोर स्टेबल देन +1 ऑफ दिस, मोर स्टेबल देन गैलियम का +1। ये +1 एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली आई कैन से दैट कार्बन के लिए, कार्बन का +4 ज्यादा स्टेबल होगा, सिलिकॉन के +4 से ज्यादा स्टेबल होगा लेड के +4 से। लेकिन अगर +2 की बात करेंगे तो लेड का ज्यादा स्टेबल होगा, टिन से ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन +2 से। एंड अगर अपन नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का +5 ज्यादा स्टेबल होगा बिस्मथ के +5 से। लेकिन अगर +3 की बात करेंगे तो बिस्मथ का +3 ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के +3। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर आप प्रीवियस पेज लगा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो देख लिया था मैंने, अब सेंटेंस चल रहा था तो चलने देते ना, बता ही नहीं देते। डन सर। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि सिंस इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो PbO2 ऑक्साइड is very strong oxidizing agent, oxidizing agent। बिकॉज पीबी का ना, पीबी +4 से +2 में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी उसका बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पीबी +2 इज मोर स्टेबल। So we'll write that because Pb +2 is more stable। ठीक। और अगर अपन से ऐसे पूछेंगे ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया अपन से, which oxidation state of SN is more stable, +2 और +4? SN का कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ज्यादा स्टेबल होगा या +4 ज्यादा स्टेबल होगा? सर +2 ना। तो अपन लिखेंगे उसका +4 ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें क्यों होगा ये ज्यादा स्टेबल? एसएन में थोड़ी इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है ज्यादा बॉन्ड बनाना। लास्ट एलिमेंट में अपन ने इसलिए बताया लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज उसी में इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना। आपने तो साफ साफ लिखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, बाकी सब में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बाकी सब में कोई चेंज नहीं आता, इट इज लास्ट, क्योंकि लास्ट एलिमेंट में ही 14 एफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 14 एफ इलेक्ट्रॉन नहीं थे। भाई Pb +4 है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल। तो क्या Pb +2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है।
इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई। लास्ट एलिमेंट में ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करना। एसएन में इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इसमें आता है, एसएन में थोड़ी इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा, इसमें तो यही ज्यादा स्टेबल होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ लास्ट एलिमेंट में आता है। बाकी में नहीं आता इनर्ट पेयर इफेक्ट, बाकी में तो विदाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट ही बताएंगे। ज्यादा स्टेबिलिटी बाकी सब में तो भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन ने सिर्फ उन 3 एलिमेंट के लिए पढ़ा है, बाकी के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ा। बाकी के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पढ़ा, बाकी तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब बाकी में क्या होता है ना, जैसे एसएन है, टिन अपन कहेंगे, अच्छा बताओ SnO2 ज्यादा स्टेबल हो गया, SnO ज्यादा स्टेबल होगा, तो अपन कहेंगे सर जब ये बना होगा ना तो इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड हुए होंगे, तो इसका रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक हुआ होगा इसके कंपैरिजन में, तो इसकी मतलब है ये ज्यादा एक्सोथर्मिक मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। भाई आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अपन से कोई पूछे अच्छा बताओ मेरे पास ऐसे है C2H6 और C2H4, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कहेंगे इसमें ज्यादा बॉन्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है। ये कार्बन तो दोनों में एक जैसे, लेकिन इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है। इसमें टिन तो एक जैसा है, दोनों में एक एक टिन है, लेकिन इसमें ज्यादा बॉन्ड बने होंगे क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड किया आपने, इसमें एक ही ऐड किया, ज्यादा स्टेबल रहा होगा। तो ऐसा आपने लेड में क्यों नहीं कहा, लेड में भी तो ऐसे ही था, क्योंकि लेड में इसको बनाना मुश्किल है ना, इसके अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें थोड़ी इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो जब कहीं बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो अपन ज्यादा ही स्टेबल बताएंगे, एक्सेप्ट वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो आता है उसकी वजह से। The higher oxidation state of these elements oxidation state of these elements can form oxides or fluorides only. जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, आपने PbO2 लिखा, TlO2 लिखे, Tl2O3 लिखेंगे या Bi2O3 लिखेंगे। और फ्लोराइड्स की बात करूंगा तो PbF4 बन जाएगा, TlF3 बन जाएगा और BiF5 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ना। ये +4 है तो 4 फ्लोरीन, +3 है तो 3 फ्लोरीन। मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अपन इसको 5 लिख सकते हैं, ये 5 लिख देते हैं क्योंकि ये +5 हो जाएगा, ये +3 हो गया और ये +4 हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली इसमें अपन लिख सकते हैं दैट इज TlF3 हो गया, तो इसको भी BF5 लिख दें, इसको भी अपन BF5 लिख लेते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, हायर मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +5 वाला। जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट्स होते हैं वो भी +5 वाले या +3 वाले या तो ऑक्साइड बनाएंगे या फिर फ्लोराइड्स बनाएंगे। But they are chlorides and but they are chlorides, bromides and iodides can exist in lower oxidation state. In lower oxidation state,
जैसे अपन लिखेंगे तो PbCl2, PbBr2, PbI2, और बिस्मुथ में लिख लो आप जैसे BiCl3, BiBr3, BrBiI2, they exist like this. अब इसको भी लिख देंगे, TLP लिख सकते हैं। अब ना PbCl4 तो एग्जिस्ट करता है, बट PbBr4 and PbI4 do not exist due to the large size of iodine. Due to large size of Br and I, वो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करते हैं कुछ कुछ चीजें। सर 1 सेकंड रहने दीजिए, कॉपी करना है। सर 1 सेकंड रहने दीजिए, कॉपी करना है। TlI3 also exist. बट इसमें ना पता क्या होता है, ऐसे होता है, वो जो I3 होता है ना, TlI3 वो ऐसे होता है, उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें, और I3 माइनस होता है, जैसे ही होता है कि I3 में ये -1 होता है, ये +1 होता है। और +3 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट +3, इट इज +1। अगर ऐसे गिवन होगा तो तुम बताएं, जैसे यहाँ पर अपन पोटेशियम, रोडियम, सीजियम कुछ भी लिख सकते हैं। Yes, sir, done. So this is about the inert pyramid. अब इसमें अपन को लिखना होता है कुछ पार्ट ऐसे, जिसको अपन एक ऐसे बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, मतलब जैसे आयुर्वेदिक नेमिंग पढ़ा था ना ऑर्गेनिक में, इस थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में भी अपन नाम के बारे में सीखेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में एक तो अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन कहेंगे, अगर आप किसी मॉलिक्यूल में एटम की बात कर रहे हो तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बाय ट्रस्टेबल सोर्स। अपन तो फर्क नहीं पड़ता, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एस ब्लॉक की अगर बात करोगे तो आप फर्स्ट ग्रुप में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज NS1, सो इट इज +1।
सेकेंड ग्रुप में वी नो दैट इट इज NH2 so +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर अपन पी ब्लॉक की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by electronic configuration अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बात करें। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। वैसे तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो अपन मॉलिक्यूल में तो अपन ट्रस्टेबल सीरीज से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन अगर मुझे बताना पड़ा कि एक्सप्लेन द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो चलो अपन एक बार क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करके देखें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 p6 3s2 p5। ये वाला पार्ट कभी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि सिर्फ वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो ओनली वैलेंस शेल इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इसलिए अपन सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए वैलेंस शेल की बात करते हैं। सो ओनली वैलेंस शेल एग्जिस्ट दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, तो अपन Cl के वैलेंस शेल की बात करते हैं। वैलेंस शेल में ये 3p है, ये पहले 3s बना लेते हैं, ये इसका 3s, ये इसका 3p है, ये 3p, और ये इसका 3d भी होगा, क्योंकि थर्ड शेल है तो d भी होगा। अगर थर्ड शेल है तो d ऑर्बिटल भी होगा, बस d में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये इसका 3d है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अपन कहेंगे अगर हम Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो अपन इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अगर अपन इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो Cl पे -1 चार्ज आ जाएगा। अगर ये वाला, क्योंकि बॉन्डिंग जो होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। अब Cl किसी को इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे हो गया कि भाई HCl है तो इसने H, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो अपन इस पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ Cl -1 है और H+1 होगा। लेकिन यहीं पर अगर अपन ऐसे लिख लें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नो डाउट, तो Cl पे पॉजिटिव लिखता हूं मैं, लेकिन मैं और भी अच्छा लिख सकता हूँ, वो भी लिख रहने देता हूँ। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा इसके साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ ज्यादा होगी। इसमें भी यही होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज्यादा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी तरफ हो, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना इसका, तो इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसलिए -1 होगा। Cl2 होगा तो 0 होगा, न दिया न लिया, अपने ही एटम के साथ शेयर किया तो 0, वो तो एलिमेंट है इसलिए 0 होगा। लेकिन अगर किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, उससे शेयर करने के लिए देगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं इसको +1 लिख लूंगा। अब बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, लेने देने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा किसी ऑर्बिटल में तो वो किसी के साथ शेयर कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ला सकता है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन लाएगा या अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा तो बॉन्डिंग होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लाया है तो माइनस आएगा
और उसके साथ दिया शेयर करने के लिए तो प्लस आएगा। तो इसका -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। अब आप इसमें जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, वो सब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे बनाऊंगा? चलो थोड़ा सा एनर्जी देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं इसमें। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट करोगे तो 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगा। ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। सर वो लास्ट वाला समझाइए ना, +3 कैसे आया एक्साइट करके? अरे यार तुम लोग मतलब ऐसा ना, सीधा दिख तो रहा है यार, इतना स्लो बोलने के बाद भी ऐसा बोलते हो यार, बताओ। ये ले होगी, ये ले। सर एक और इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट किया तो? करो, मैंने कब मना किया? मैंने तो मना नहीं किया। लिखो। सर फिर कितने अनपेड हो जाएंगे? इसको भी लेके आओ, इसको हटा दो, 5 हो गए। एस से भी लेके आओ, 7 हो गए। कैलकुलेट करो। हम्म। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बना के चेक कर लूंगा। पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, उसके बाद फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि किसके क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। भाई Cl के लिए तो अपन कहेंगे -1 ही सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। रीजन, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना थोड़ी जानता है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, आप एक काम करो। सर आपने अभी क्या बोला, प्लीज रिपीट। भाई Cl नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना थोड़ी जानता है इलेक्ट्रॉन। तो -1 यस सर। होगा तो ज्यादा स्टेबल। ऐसे ही अगर मान लो सल्फर है मेरे पास, 16 होता है, 1s2 2s2 3 6 3s2 बनाऊंगा सल्फर के ऑक्सीडेशन। ये 3s है, ये 3p है, ज्यादा बड़ा बन गया, ये 3p है। दो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो -2 आएगा। सल्फर सल्फर में बॉन्ड बनाएगा तो s2 हो सकता है। अब एग्जैक्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो सल्फर +2 भी हो सकता है। 2 किसी से लेगा तो -2 है, और सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाएगा तो s2 है। जैसे H2S होता है, s2 तो होगा ही होगा। सल्फर पे +2 लिख लेता है, पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। और अगर मान लो अनपेड बना लेते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन डी में ले जाते हैं तो 4 अनपेड बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाते हैं, बनाओ, मैंने बताया। एक और इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाओ, 6 अनपेड बन गए। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा इसमें ना, +4 देखो, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, +4 आ रहा है, +2 आ रहा है, 0 -2। तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस,
नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन जनरली लेगा। फिर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो +2 भी हो सकता है। अगर एक्साइट करूंगा तो 4 अनपेड हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ले गया। और एक और अगर इसमें से इसमें ले गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इससे इसमें ले गया तो अपन क्या फिर उसमें +6 ऑपरेशन स्टेट आ जाएगा। बस इससे ज्यादा अनपेड बन नहीं सकते, 6 से ज्यादा तो होगी। तो पी ब्लॉक में अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेशन स्टेट। अब डी ब्लॉक की बात, डी ब्लॉक में अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, अब कितना ही रहने देते हैं आज, डी ब्लॉक से नेक्स्ट टाइम शुरू कर लेंगे। बट आपका चैप्टर पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के, थोड़े बहुत नाम आप पढ़ के, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म, आप डाउट डिस्कस करेंगे और अपन फिर केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। यस सर। ठीक है, तो सर तो फिर हम फिर इसे दूसरी शीट भी चालू कर सकते हैं क्या, फिर बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर वाली?